अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो क्रिएटिव नॉन फिक्शन से रिलेटेड है। आज हम विली फोर्ड एंड मॉर्टन के एक वर्क द टचस्टोन एंथोलॉजी ऑफ कंटेम्प्रेरी क्रिएटिव नॉन फिक्शन को डिस्कस करेंगे। ये जो वर्क है बाय विली फोर्ड एंड मॉर्टन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है इन क्रिएटिव नॉन फिक्शन जॉनरा। अगर मैं बात करूं क्रिएटिव नॉन फिक्शन की, बेसिकली उसमें ये होता है कि हम ट्रुथ को ना लिटरेरी टेक्निक के साथ फ्यूज कर देते हैं। यानी कि आप एक सच्ची बात कर रहे होते हो, आप एक फैक्ट्स पे बेस्ड बात कर रहे होते हो, आप एक ट्रुथ बयान कर रहे होते हो, लेकिन आप वो इतना लिटरेरी वे में करते हो कि वो लोगों को अपील करता है। यानी कि लोग सच भी तब सुनते हैं जब वो एक बेहतरीन तरीके से सुनाया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे फ्यूजन होती है ऑफ द ट्रुथफुल कंटेंट विद लिटरेरी टेक्निक्स। यानी कि आप सच बता रहे हो लेकिन बहुत ही लिटरेरी वे में उसको एक्सप्लेन करते हो। अब सबसे पहले हम इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसकी टाइटल की इंटरप्रिटेशन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब टच स्टोन का क्या मतलब होता है? टच स्टोन इज बेसिकली समथिंग जो यूज होती है एज ए बेंच मार्क या फिर किसी स्टैंडर्ड के लिए, ताकि हम किसी और चीज की क्वालिटी को जज कर सकें। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई फलां बंदे की एक लेगेसी है और हमें उसकी लेगेसी को हर्ट नहीं होने देना, हमने उससे कुछ बेहतर करके दिखाना है या फिर एटलीस्ट उसके लेवल पे आके दिखाना है कि लेगेसी मेंटेन रहे। तो टच स्टोन जो है ना, वो एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसमें आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, एक बेंच मार्क सेट करते हो, एक क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हो। तो आपसे आगे आने वाले जो राइटर्स होंगे वो उस क्वालिटी वर्क पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, आपकी उस क्वालिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। देन ये जो सेकंड वर्ड है हमारे पास एंथोलॉजी, ये बेसिकली कलेक्शन है डिफरेंट वर्क्स की जो डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट राइटर ने लिखे हैं। क्रिएटिव नॉन फिक्शन जो है वो एक फेमस लिटरेरी जॉनरा है फ्रॉम 1970 टू 2007। यानी कि पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर, पोस्ट कॉलोनियल एज के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्रिएटिव नॉन फिक्शन का, ये एट पीक था। इट वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस लिटरेरी जॉनरा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में, यानी कि कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जो ट्रुथ है उसको अपीलिंग बनाना पड़ता है ताकि उसको लोग सुने और उस पर यकीन करें। अब हमारे पास मल्टीपल वर्क्स होते हैं, मेमोयर होते हैं, जर्नलिस्ट के डिफरेंट राइटर्स के वर्क होते हैं, पर्सनल एसेज होते हैं, कल्चरल क्रिटिसिज्म के ऊपर मल्टीपल वर्क्स लिखे जाते हैं। तो ये सारी एंथोलॉजीज होती हैं जिनको एक साथ लाया जाता है और एक सिंगल जॉनरा प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिव नॉन फिक्शन। अब जो क्रिएटिव नॉन फिक्शन है उसके मेजर थीम्स क्या होते हैं हमारे पास? फर्स्ट थीम हमारे पास है दैट इज नैरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब नैरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन इज समथिंग कि भाई आपके पास एक सर्टेन नैरेटिव है, एक ट्रुथ है, और आप उससे एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको एक स्टेज से गुजारते हो ताकि वो सही या गलत प्रूव हो सके। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा ऑपरेशन, बहुत ज्यादा ब्रूटलिटीज इम्पोज हुई थी जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी थी, जो सबजुगेटेड कम्युनिटी थी। अब ये एक नैरेटिव है। अब पोस्ट कॉलोनियल एज के अंदर हम उस नैरेटिव के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये जो नैरेटिव चला आ रहा है क्या ये सही है। और वेस्ट का एक नैरेटिव है कि भाई हमने ईस्ट को सिविलाइज करने के लिए उनको सबजुगेट किया था, तो फिर हम इस नैरेटिव को चेक करेंगे, लोगों के ओपिनियंस लेंगे, वहां की कैलकुलेशंस करेंगे कि भाई उस जमाने में, उस वक्त में क्या हुआ लोगों के साथ, क्या सिचुएशंस थी, उनके ऊपर किस तरह की ब्रूटलिटीज इम्पोज की गई, या उनको कोई एम्प्लॉयमेंट का सोर्स दिया गया, उनको सिविलाइज किया गया। हम उन सारे सिनेरियोज को लेकर एक कलेक्टिव डिसीजन पर आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज नैरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन। कि एक नैरेटिव को हम तब ही ट्रू मानेंगे जब वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरने के बाद सच साबित होगा। देन सेकंड थीम हमारे पास है दैट इज इमोशनल डेप्थ। ये जो हमारे पास क्रिएटिव नॉन फिक्शन का कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग समझते हैं कि फिक्शन के अंदर ही इमोशन होती है, नॉन फिक्शन जो है दैट इज क्वाइट ड्राई एंड दैट इज क्वाइट रफ। लेकिन ये जो क्रिएटिव नॉन फिक्शन है, इसमें आप नॉन फिक्शन को भी इतना क्रिएटिविटी के साथ प्रेजेंट करते हो कि उसके अंदर एक इमोशनल डेप्थ आ जाती है। यानी कि लोग फैक्ट्स एंड फिगर को भी इस तरीके से परसीव करेंगे, इस तरीके से वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि भाई वो कोई फिक्शन हो। यानी कि आप नॉन फिक्शन को भी फिक्शनल वे में प्रेजेंट करो, क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करो, फैक्ट्स ना डिस्टर्ब हो, ट्रूथ ना डिस्टर्ब हो। देन हमारे पास जो थर्ड थीम है दैट इज अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री। ये जो नॉन फिक्शन होता है ना, वो ट्रुथ बेस्ड होता है। मैंने बार बार ये बात की है कि नॉन फिक्शन के अंदर हम जो ट्रुथ और रियलिटीज हैं उसको डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते। तो बेसिकली जो सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्रीज होती हैं, हमने किसी चीज को एज इट इज कोट करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने उसकी जो नॉन फिक्शन एलिमेंट है उसको रिमूव नहीं होने देना, उस कमेंट्री को बहुत एक्यूरेट रखना, एक जेन्युइन बात कन्वे करनी है। देन जो हमारे पास फोर्थ थीम है दैट इज ऑफ आइडेंटिटी एंड मेमोरी। क्रिएटिव नॉन फिक्शन के अंदर ना आप इतना क्रिएटिव ना हो जाओ कि आप आइडेंटिटी को ही खराब कर बैठो। यानी कि जो एक आइडेंटिटी है और जो मेमोरी है, यानी कि जो आप एक पास्ट इवेंट कोट कर रहे हो, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी से एक वर्क की जो ओरिजिनलिटी है, जो उसकी जेन्युइननेस है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर हम स्टाइलिस्टिक फीचर की बात करें जो कि क्रिएटिव नॉन फिक्शन में यूज होते हैं, तो यहाँ पे अक्सर फर्स्ट पर्सन वॉइस होती है, यानी कि पर्सनल नैरेटिव आता है, किसी
किसी भी राइटर का जो क्रिएटिव नॉन फिक्शन लिख रहा है। स्टोरी टेलिंग होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी है तो इसमें कहीं ना कहीं एक पर्सनल पर्सपेक्टिव की वजह से यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट हमें देखने में नजर आता है। देन मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि क्रिएटिव नॉन फिक्शन है तो वो एक मेटाफोरिकल वे में नॉन फिक्शन को प्रेजेंट किया जाता है। और हाइब्रिड फॉर्म है। हाइब्रिड फॉर्म मैंने पहले बताया कि भाई नॉन फिक्शन यानी कि साइंटिफिक बेस्ड बात हो रही है, इसमें बिल्कुल ट्रुथ बेस्ड बात की जाएगी। और क्रिएटिव है यानी कि उसको एक बहुत ही अपीलिंग वे में किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो अलग अलग जॉनरा को कंबाइन किया गया है, एक क्रिएटिविटी को और दूसरा नॉन फिक्शन को। अब हमारे पास कुछ वर्क्स हैं राइटर के जो बेसिकली क्रिएटिव नॉन फिक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। जैसे हमारे पास है टोटल एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट, जो कि एनी डिलर्ट ने लिखा था, जिसमें उन्होंने पोएटिक एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन की थी ऑन द सोलर एक्लिप्स इमेजरी को यूज करते हुए। देन हमारे पास एक और वर्क है गुड बाय टू ऑल दैट, जो कि जॉन डैडियन ने लिखा था, और वहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंसेस उन्होंने बताए थे जो उन्होंने अपने न्यूयॉर्क के स्टे के दौरान फेस किए थे, और बहुत आइकॉनिक वॉइस के अंदर उन्होंने ये सारे अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन किया था। देन जो थर्ड वर्क है दैट इज द सर्च फॉर द मॉर्वेन गार्डन, जो कि जॉन मैकफी ने लिखा था, जिसमें हमारे पास डिफरेंट गेमिंग स्ट्रेटेजीज और अर्बन एक्सप्लोरेशन को ब्लेंड किया जाता है। देन जो फोर्थ वर्क है दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, जो कि जॉन ब्रेड ने लिखा था, और जो एंड ब्रेड का ये जो वर्क है दैट इज हॉन्टिंग, यानी कि जो इसका नैरेटिव है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें आप एक पर्सनल लॉस को डिपिक्ट करते हो और कैंपस शूटिंग दिखाई गई है। देन हमारे पास एक और वर्क है किक बॉक्सिंग गिशेस का, जो कि वेरोनिका चैम्बर्स ने लिखा था, जिसमें आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया जाता है और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस की बात की गई है जापान में, कि जापान किस तरीके से कल्चरल एक्सपेक्टेशन रखे हुए है अपने लोगों की तरफ। देन एक और वर्क हमारे पास है अंडर द इन्फ्लुएंस, जो कि स्कॉट रसल सैंडर्स ने लिखा था, जिसमें हमारे पास एल्कोहलिज्म पर बात होती है या फिर मेडिटेशन पे बात होती है कि किस तरीके से आप एल्कोहलिज्म से जान छुड़ा सकते हो अगर आप मेडिटेशन करते हो। देन हमारे पास एक और वर्क है ऑन बीइंग अ क्रिपल, जो कि नैन्सी मायर्स ने लिखा था, जो कि एक ऑनेस्टर अनअपोलोजिस्टिक ऐसे है ऑन लिविंग विद द मल्टीपल सेक्लेरोसिस, यानी कि बहुत सारे लोगों के दरमियान रहकर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के राइट को वायलेट कर देते हो। तो ऐसे में यहाँ पे एक अनअपोलोजिस्टिक वे में उन लोगों के ऊपर ऑनेस्ट रिएक्शन दिया गया है कि भाई अगर हमने आपके राइट वायलेट किए हैं तो उसके पीछे एक सर्टेन रीजन थी। देन हमारे पास यहाँ पे एक और वर्क है नोट्स ऑफ अ नेटिव सन, जो कि जेम्स बल्दवीन ने लिखा था, और यहाँ पे रेशियल एंड आइडेंटिकल एक्सप्लोरेशन को चैलेंज किया गया है। तो बेसिकली ये वो मल्टीपल वर्क थे जो क्रिएटिव नॉन फिक्शन पर बेस्ड थे, जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया बट क्रिएटिव वे में किया, कि किसी के सेंटिमेंट्स, किसी की इमोशन भी हटना और एक ट्रुथ कन्वे हो जाए, लोगों तक रियलिटी कन्वे हो जाए। तो बेसिकली ये जो वर्क था द टचस्टोन एंथोलॉजी ऑफ द कंटेम्प्रेरी क्रिएटिव नॉन फिक्शन बाय विलीफोर्ड एंड मार्टिन, कलेक्टिव वर्क था, दो राइटर्स का था, विलीफोर्ड एंड मार्टिन का, जहाँ पे इन दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपने अपने ओपिनियंस एक सर्टेन वक्त के ऊपर एक क्लियर कट इम्पैक्ट डालते हैं। और उनका ये जो वर्क है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मैंने जितने भी वर्क बताए ये बेसिकली टच स्टोन्स थे, यानी कि ये वो स्टैंडर्ड वर्क्स थे। अगर आपने कोई क्रिएटिव नॉन फिक्शन लिखना है तो आपने उस स्टैंडर्ड टच को मीट करना होगा, उस स्टैंडर्ड वर्क्स को मीट करना होगा, और अगर आप उस टच स्टोन को अचीव कर लेते हो, दैट्स द ओनली वे टू राइट द क्रिएटिव नॉन फिक्शन, अदरवाइज इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस सच सॉर्ट ऑफ एक्टिव वर्क्स. So that was all about today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.